आज 25 जनवरी 2022 का दिन है। कल 26 जैन गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ भी है। सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट पे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें एजुकेशन सेक्टर से और जो सिविल सोसाइटी में देखें जो कुछ प्रोमिनेंट ऐसी पर्सनैलिटी जिनका अच्छा अपना इन्फ्लुएंस है, उस कड़ी में हम आज आर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हैं और मेरे साथ में डॉक्टर अरविंद अग्रवाल साहब प्रेसिडेंट आर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। आपका मैं वैसे आर्य ग्रुप से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ भी हूँ। ये एक 20 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है और नॉर्थन इंडिया में एक बड़ा अच्छा नाम रहा है आर्य ग्रुप का। लगभग 20,000 से ज़्यादा एल्यूमिनीज इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से बड़ा मशहूर ग्रुप है ये। और अग्रवाल साहब एक MBBS डॉक्टर भी हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज रन करते हैं, तो ये दोनों तरह के यहाँ पे व्यक्तित्व मिलते हैं हमको। अच्छा सर, सिंबल ऑफ सेफ्टी जैसा कि हमने आपको पहले ब्रीफ किया है और लंबे समय से हम इस पर काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस में या इन जनरल बात करें, बच्चों की सुरक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती रहती है। ये एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे न्यूज़ से या अलग अलग तरह से हम ये देखते रहते हैं। इसका असर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे पे कई तरह से आता है। कई बार ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं बच्चे, कई बार क्राइम की दुनिया में भी चले जाते हैं और या ऐसे इंप्रेशन आ जाते हैं जो शायद बच्चे के मन से, मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से कभी हटे नहीं और उनके जीवन भर वो एक बैड एपिसोड साथ में चलता रहता है। इंस्टीट्यूशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चा अपने जीवन का बहुत अधिकांश समय बिताता है और आपके यहाँ तो हॉस्टल्स भी हैं जहाँ पे बच्चा 4 साल एक डिग्री करने आता है तो वो रुकता है आपके साथ में पूरा एक, और जो उस करियर में उसके जीवन में वो जो फेज है 4 साल का, क्योंकि ये एक एडोलेंस एज में आता है और वयस्क हो रहा होता है बच्चा 16 से 20 साल 22 साल की एज में, तो बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो यहाँ इस एज में उन बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमको इस वेरिएबल को, इस विषय को किस तरह से अपन देखते हैं? देखिए, सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स या एज सेफ्टी ऑफ आम नागरिक या सेफ्टी ऑफ वुमेन इज अ बिग इशू ऑल ओवर द नेशन। एक बहुत बड़ा इशू है। हम 135 करोड़ की आबादी के देश हैं और जिस तरह से सुरक्षा तंत्र और सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस होनी चाहिए या नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस हमारे को सेफ्टी प्रदान करनी चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। और बहुत सारे उसके साथ जैसे इक्विपमेंट चाहिए, CCTV चाहिए एंड दी पेट्रोलिंग चाहिए, तो संसाधनों की भी बहुत कमी है। तो इस रिव्यू में क्या होता है कि सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है एंड बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरे को लगता है कि स्टूडेंट की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हमें बहुत फ्रैंकली एड्रेस करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ठीक करा है। उन्होंने अब हर चीज़ को पाबंद करा है कि आप अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। कोई आपका कोई इंसिडेंट हुआ, रैगिंग का इंसिडेंट हुआ या कोई गलत इंसिडेंट हुआ, तो ऑल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द इंसिडेंट। तो ये अवेयरनेस तो फैल रही है, लेकिन आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसमें था एक विक्टिम है जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है और लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है, और एक जो विक्टिम के साथ रहने वाले हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए एक डरावना फेस होता है और एक बुरा दौर होता है। तो साइकोलॉजिकली तो जो भी विक्टिम है और फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उसके आसपास का जो उसका सुरक्षा तंत्र था, सभी लोग हिट होते हैं और बहुत सारी तरह के सेफ्टी प्रॉब्लम्स हैं। तो इट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट व्हाट हैपेंड एंड हाउ द अदर पर्सन टेक इट, और वो कितना ग्रीवियस है इन नेचर एंड फिजिकली, इमोशनली या मेंटली कितना ग्रीवियस है। बहुत सारे लोग तो दिखावे में ही डिप्रेस हो जाते हैं। हम लोगों ने जो सबसे बड़ा चीज़ देखी है यहाँ पे कि जो बच्चे आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, जोग्राफिकल लोकेशन से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, देयर इज़ अ रूरल एंड सिटी डिवाइड, देयर इज़ अ डिजिटल डिवाइड।
तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बुलिंग होती है, कहीं ना कहीं दिखावा होता है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो 20 to 30% स्टूडेंट जो जिनकी रूरल बैकग्राउंड है, मेरे को पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहिए, या नॉन डिजिटल कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं अपने को डिप्रेस समझते हैं, ऑप्रेस समझते हैं, और उनको बहुत ज़रूरत है कि हम आइडेंटिफाई करें और उनको सपोर्ट करें। सेफ्टी में सर अक्सर एक फिजिकल सेफ्टी को ही अपन मानते हैं। सुरक्षा मीन्स कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, या किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, या अक्सर इस एक एंगल को ही देखकर यूजुअली अपन चलते हैं। अक्सर कोई न्यूज़ भी आती है कि दुर्घटना हुई तो दुर्घटना को लोग सड़क दुर्घटना से ज़्यादा जोड़ के चलते हैं। हम बात करते हैं कि सेफ्टी में फिजिकल सेफ्टी एक पार्ट हुआ, मेंटल सेफ्टी भी तो एक विषय है। उसकी आईटी सेफ्टी है, उसकी डिजिटल डेटा सेफ्टी है, उसका फाइनेंशियल सेफ्टी जैसे आपने बताया, फूड सेफ्टी है। तो सेफ्टी के बाकी वेरिएबल्स को एड्रेस करने के लिए क्या तरीके बेस्ट हो सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को कम से कम पता तो चले कि ब्रीच कहाँ कहाँ हो सकता है उनके साथ। देखिए, फिजिकल सेफ्टी इज पैरामाउंट, फर्स्ट थिंग। राइट। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ सेफ्टी आपने बताया। दे माइट बी बिग इंसिडेंट और स्मॉल इंसिडेंट। छोटा इंसिडेंट हो सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग की बात करी आपने, फूड सेफ्टी की बात करी। फूड पॉइजनिंग का है, 3 दिन का एपिसोड आया, तो बच्चा उसे इन स्ट्राइड ले लेता है कि मैंने बाहर से खाया था, खराब खाया था, तो मेरे फूड पॉइजनिंग, एंड इट इज नॉट एवर लास्टिंग। लेकिन जो माँ बाप हैं, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं और इंडिविजुअल है, उसकी जो फिजिकल सेफ्टी है वो तो पैरामाउंट है ही। बिल्कुल। क्योंकि बाई चांस उसका कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें फ्रैक्चर हो गया या ब्लीडिंग हो गई, तो जो उसका कॉज एंड दी विजिबिलिटी जो दिखाई देता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और लोग जनरली उससे डरते भी हैं। जैसे ब्लीडिंग हो गई साइड पे, एक्सीडेंटल साइड पे हो गई, तो ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए कोई नहीं है तो डर जाते हैं। तो क्योंकि विजिबल है, ये विजिबल है। और जो मेंटल है और फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में आजकल जैसे बहुत सारा ड्यूपिंग होती है, बहुत सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन में OTP मांग लिए जाते हैं और CVV मांग लिए जाते हैं, और डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एक खाते से निकल गए, तो वो भी एक टाइप की हिट तो है ही। फाइनेंशियल हिट है, ब्रीच है, सिक्योरिटी में ब्रीच है, लेकिन समहाउ मनी इज रिप्लेसेबल। आप दोबारा कमा सकते हैं, ओवर द टाइम आप भूल भी जाएंगे। तो एक फिजिकल और एक मेंटल, ये और एक इमोशनल, these are 3 very important aspects of the human being, or especially in the female. Females और या फीमेल स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट्स, ये इमोशनली थोड़े से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं, ये डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स होते हैं, इनकी अपब्रिंगिंग में ये होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, तो इनकी थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी लैक करती है, और इतनी प्रॉम्प्ट और डिसीजिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। और बिकॉज दे हैव, वो एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें वो थोड़ा सा नर्चर्ड भी रहती हैं और प्रोटेक्टेड भी रहती हैं, तो जो वो एनवायरनमेंट हटता है और वो इंडिपेंडेंस मिलती है, या ओपन हॉस्टल्स में जाना, मतलब हॉस्टल में जाएं, इंस्टीट्यूशन में जाएं, तो सेफ्टी नेट जिसे कहते हैं, इमोशनली जो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते थे, वो सेफ्टी नेट एकदम से चला जाता है। तो गर्ल्स अगर फिजिकली कम डैमेज होती हैं, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली ज़्यादा होती हैं। एंड मेंटली में वो अगर आप डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में दोनों ही चीज़ें आती हैं। अ पर्सन शुड बी फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट टू एग्जीक्यूट द डेली वर्क। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप मेंटली है, कहीं आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कहीं आपको कोई चीज़ मतलब एक स्टेटस है जिसको आप चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, मे बी एकेडमिकली, एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है गर्ल्स पे, उनको चांसेस कम मिलते हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए अपने पे एकेडमिक प्रेशर वो अपने आप ले आती हैं। फाइनेंशियली बर्डन पेरेंट्स उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
कहीं ना कहीं हिट करते रहते हैं कि भाई आप एक तरह से हमारे लिए फाइनेंशियली बर्डन है या फाइनेंशियली वी आर स्पेंडिंग सो मच, तो कहीं उनको फाइनेंशियली भी वो रहता है। तो गर्ल्स एक स्टेज ऑफ जो परमानेंट प्रेशर है और इमोशनली जो उनके ऊपर ये है कि और मेंटली उनके ऊपर जो प्रेशर है कि हमें डिलीवर करना है, हमें एक्सेल करना है, हमें अच्छा करना है, हमें अपनी इमेज पूरे कॉलेज में अच्छी रखनी है, वी हैव टू ड्रेस डिसेंटली, वी हैव टू एक्ट डिसेंटली, वी हैव टू हैव एवरीथिंग डिसेंट एंड देयर शुड बी नो पर्सन हु शुड एबल टू से एनीथिंग टू अस। जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि बॉयज़ के ऊपर नहीं होता। तो ये जो डिवाइड है इंडिया में ज़्यादा है ये, और क्योंकि गर्ल्स को चांसेस भी कम मिलते हैं और गर्ल्स को हायर एजुकेशन तो चांसेस और कम मिलते हैं, और एक उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखा जाता है। सिर्फ फैमिली का नहीं होता, समाज का भी होता है, और लोग उनको मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा देखते भी हैं, स्क्रूटनी में भी लाते हैं। तो इट इज़ ए वेरी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आदमी जीता है कि मैं अपनी बैलेंस लाइफ जीऊँगा जिसमें मैं एक्सेल भी करूँगा, अपनी चीज़ों को ठीक भी रखूँगा और हर चीज़ इस तरह से करूँगा कि वो बैलेंस्ड एक्ट रहेगा। कभी कभी वो फ्रेंडशिप में बहुत ड्यूप्ड हो जाते हैं, फ्रेंडशिप उनको हिट कर जाती है। फ्रेंडशिप में फेथ फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर जो वो उनका होता है दूसरे का हो या ना हो, मे बी बिटवीन द फ्रेंड्स ऑफ द सेम, मतलब अपनी फ्रेंड या बॉय एज ए फ्रेंड है, तो उन दोनों का ट्रस्ट और बिलीफ फैक्टर सेम होना चाहिए। कहीं ट्रस्ट और बिलीफ फैक्टर नहीं हुआ तो मेंटली हिट हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी हिट हो सकते हैं, एंड उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस एक के बाद एक इमर्ज हो सकते हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हिट एंड इंजरी हो सकता है। तो उस प्रोसेस को तोड़ना, समझना, बताना पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और उसके बाद टीचर्स और देन द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट, समाज, इनकी जिम्मेदारी है कि वो इनको पहले से ही अवेयर करके रखें कि यू आर गोइंग आउट, समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं और आपको हर लोगों से दोस्ती भी करनी है और ट्रस्ट उतना ही रखना है जितना रिक्वायर्ड हो। आप ना ज़्यादा विश्वास करेंगे ना अंधविश्वास करेंगे, एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर सेफ्टी। बेसिकली गर्ल्स की सेफ्टी उनके अपने हाथ में होती है। अगर वो सिचुएशन के अवेयर्ड हैं तो वो अपने को बचा लेंगे, अगर वो सिचुएशन को अवेयर नहीं है या उनको अवेयरनेस पहले नहीं दी गई तो जनरली वो एक बार या ज़्यादा भी ऐसी स्थिति में आ सकती है जहाँ से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अक्सर सर ये जो विषय है आपने एड्रेस किया, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पेरेंट्स की चिंता अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, और कई पेरेंट्स अपनी बेटियों को इसलिए भी हायर एजुकेशन में नहीं भेजते कि बाहर जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो कहाँ मैनेज करेंगे, कहाँ उनको मकान या रूम दिलाएंगे, कौन सी हॉस्टल में रखेंगे, किस तरह से वो पढ़ेंगी। एक डर सा रहता है क्योंकि पुराने चाहे देश के किसी भी कोने में कोई इंसिडेंट हुआ, वो पेरेंट अपने आप उससे मैप करने की कोशिश करता है कि वहाँ ऐसा हुआ था। अच्छा, एक विषय जो हमें जानना है, आपने बताया, उसी को आगे करता हूँ मैं। गर्ल्स स्कूल से कोई बच्ची आपके पास में आती है कि इंजीनियरिंग करने आती है जो किसी वुमन स्कूल से पढ़ कर आई है, अब वो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आती है, तो उनको सिंक होने में किस तरह के इश्यूज मिलते हैं अपने को? देखिए, कोई भी नई चीज़ होगी, मतलब आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल न्यू सिनेरियो आ गया, न्यू इन्वायरमेंट आ गया या सीन ही चेंज हो गया। यू आर वन डे यू आर विद द गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग है, आपके सारे फ्रेंड एक ही
उससे आते हैं और आपके सारे फ्रेंड गर्ल्स हैं, Correct. और सडनली यू आर एंटर इनटू ए इंस्टीट्यूशन विच इज़ को एजुकेशनल है, और सिनेरियो चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और एक तरह से आपको फ्रीडम भी मिल गई, और बॉयज़ को भी फ्रीडम मिली है, वो भी मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आए, कॉलेज में आए। स्कूलिंग में बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और कॉलेजेस आर नॉट मेंट फॉर सच ए हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर लग तो सकते हैं, और पालन भी कराया जा सकता है, लेकिन कॉलेज आर नॉट मेंट टू डू इट, दे आर फॉर 360 डेवलपमेंट। 360 डेवलपमेंट में ये है कि भाई उनको एकेडमिक्स भी चाहिए, उनको स्पोर्ट्स भी चाहिए, उनको कल्चरल फंक्शंस भी चाहिए, उनको सेमिनार, वर्कशॉप्स, टूर, इंडस्ट्रियल टूर्स भी चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच मेक्स अ स्टूडेंट इंजीनियर। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, और मेडिकल में भी सेम स्थिति है। तो मिक्सिंग तो होगी, देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप अ बॉय मीटिंग अ गर्ल और गर्ल मीटिंग अ बॉय। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर है कि हाउ गर्ल को तो अपनी सेफ्टी को पैरामाउंट रखना चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि बीइंग ए गर्ल आई हैव टू बी लिटिल बिट more attentive towards the surroundings, more attentive towards the understanding of the relationship कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, I have to be better understanding of the things. Boys rash होते हैं, they have a different, क्योंकि there is a hormones हैं, तो दिस इज नॉट, और ह्यूमन बींग्स हैं, और ये एज है, टीन एज से जस्ट निकल कर वो एडल्टहुड में एंटर कर रहे होते हैं, 17-18, और दी 18 इज ए कॉमन एज ऑफ गेटिंग इनटू द कॉलेज। तो दीज आर द चेंजेस हैं, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होंगे ही रिलेशनशिप में हैं, अट्रैक्शन आएंगी, बातचीत होगी, और बहुत से लोग कंजर्वेटिव होते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, धीरे धीरे अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनका नज़रिया टूवर्ड्स दी वर्ल्ड डिफरेंट होता है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, मीन्स ऑफ फाइनेंस डिफरेंट होते हैं, तो दे एक्ट डिफरेंटली, एंड तो गर्ल हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट हर प्रायोरिटीज़ आर देयर, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, और अपनी प्रायोरिटीज़ में अगर कोई रिलेशनशिप है या वो है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको बाउंड्रीज ऑफ रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज द रिलेशनशिप इज़ हार्मफुल टू मी, शी शुड अंडरस्टैंड दैट आल्सो, और उसकी अप्रोच टूवर्ड्स द रिलेशनशिप शुड बी एनालिटिकल, साइंटिफिक और इमोशनल, और लव को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इट कैनॉट बी एवरी टाइम इट इज लव ओनली लव एंड इमोशन से ही खेलना है, नहीं, शी हैज टू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली कि आई एम दी पर्सन हु शुड टेक चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होगी, कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, शी शुड बी चार्ज ऑफ इट, she should set the agenda and she should follow the agenda, उससे beyond उसको restrict करना चाहिए, और मतलब उसके friends भी हैं, multiple boy हैं, classmates हैं, juniors हैं, seniors हैं, and she is like doing wonderfully good in academics है, attraction है, तो she should understand the attraction and what is the benefits of attraction, कहाँ मेरे को कैसे हो सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप करनी पड़ेगी, और नहीं तो वो बातचीत करे, अपने फ्रेंड से बात करे, फैमिली से बात करे, टीचर से बात करे, एंड वन थिंग आई विल ऑलवेज एडवाइस टू द गर्ल्स कि सेफ्टी फर्स्ट, लाइफ इज़ टू बिग, आप ज़िंदगी भर सेफ रहेंगे तो लाइफ को पूरा एंजॉय करेंगे, और नेवर एवर गेट शाय टू टेक द एडवाइस आप लेना जरूर करें। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। एडवाइस के लिए आपको आगे आकर किसी सही पर्सन से, एक्सपीरियंस पर्सन से
सही एडवाइस लेनी चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड इस तरह से रखना चाहिए एंड कि मैं आई विल एंजॉय माई लाइफ टू द फुल, बट फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और एब्सोल्यूट फ्रीडम की एक अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो बात कही सर, ये करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर रिलायबल सोर्सेस नहीं मिलते कि करें कैसे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने क्यूरिकुलम से बाउंड हैं। आज अपन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 साल में एक AICTE की तरफ से शुरू के जो एक जब स्टूडेंट अपना कोर्स चालू करता है तो एक 25-27 दिन का जो भी एक कार्यक्रम है ओरिएंटेशन का, वहाँ भी इस इशू को एक थोड़ी सी जगह मिली हुई है, सेफ्टी को, ज़्यादा नहीं है। तो ये सोर्स क्या बनाए जिससे ये लर्निंग हो, क्या एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन दे दें। और सबसे बड़ी बात, स्कूल्स एजुकेशन में देखें तो ये एक पोस्टर तक डालना या 1098 या चाइल्ड हेल्पलाइन तक ही सीमित है, इसका एक्सपेंशन नहीं है, इसकी स्केलिंग नहीं है। फिर इंटरनेट पे ऐसे सोर्सेस को वो पिंग करते हैं जहाँ से वो कई बार मिसगाइड भी हो जाते हैं। वो किस तरह से एनवायरनमेंट डेवलप करें, ये चीज़ मिटिगेट कैसे करें। प्रॉब्लम है, यू ड्रॉन द प्रॉब्लम राइटली, हाउ टू मिटिगेट इट। मिटिगेशन तो ये है कि जी अवेयरनेस फर्स्ट थिंग। अगर उसको चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड में दोनों ही आ जाते हैं, मेल फीमेल, राइट, है ना। चाइल्ड सेफ्टी एक शुड बी ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। और चाइल्ड एजुकेशन में जब आप स्कूलिंग है उसमें बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से 5% और टू 8% सिलेबस है या टाइम है या स्कूलिंग है, उसका 10% तक भी आपको सेफ्टी के प्रति बाउंड होना चाहिए। और सेफ्टी के अलावा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस में आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर आर द पिटफॉल्स, कहाँ प्रॉब्लम है, डेंजर एरिया है, और हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम है तो सपोर्ट सिस्टम क्या है। बच्चे को बहुत बार प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लेता है वो, लेकिन वो अपना सपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और उसको कौन सपोर्ट करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगी या समाज करेगा या NGOs करेंगे या टीचर्स करेंगे या फैमिली करेगी। तो ही शुड अंडरस्टैंड, वो भी एक पार्ट ऑफ टीचिंग होना चाहिए। अपब्रिंगिंग में जो उसका 3rd से 5th में जाता है तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। 3rd तक या 2nd तक उसको स्कूल सिर्फ फिजिकली प्रोटेक्ट करने की सोचता है, कोई ऐसा गड्ढा ना हो, कोई ऐसी रोड ना हो जिसपे ठोकर खा के गिर जाए या कोई पत्थर गिर जाए या हो जाए। जैसे ही 5th से 7th या 8th में आता है तो देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, उसकी सेफ्टी का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वो लीस्ट अवेयर होता है और फिजिकली ग्रो कर रहा होता है बच्चा दोनों तरह से। और दे आर सर्टेन एरियाज, हर जगह स्कूल में सर्टेन एरियाज होते हैं जहाँ पे आप इसे कह लीजिए ग्रे एरियाज या डेंजरस एरियाज या जहाँ CCTV भी नहीं लगे होते। तो वहाँ उस एरिया का उसे पता होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी अलर्ट टू गिव सपोर्ट टू दैट एरिया। एंड उसके बाद उसको जैसे जैसे नोटोरियसिटी बच्चे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उनको एक काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। जो बच्चे बुलिंग कर रहे हैं या बच्चे कहीं ना कहीं हिंट दे देते हैं, द सीनियर्स और द बुलिंग टू द जूनियर्स फॉर इमोशनल, फॉर फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह जो बुलिंग होती है, कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है। पेरेंट्स को हिंट मिल जाता है कि जो बच्चा बुली हो रहा है वो विड्रॉन होना शुरू हो जाता है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता, वो डरता है, वो बहाने बनाता है, और वो फिजिकली कहता है पेन में हूँ, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंटली ही स्टार्ट गेटिंग एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इफ समथिंग इज लाइक हैपनिंग दिस, और पेरेंट्स को एक समझ होनी चाहिए कि वो फिजिकली अपने बच्चे को मतलब
देखते रहें, चेक करते रहें, और क्योंकि दिस एज इज़ वेरी वो पेरेंट्स को सर अक्सर बहुत कम पेरेंट होते हैं जो इस इशू को ढंग से रख सकें, प्रेजेंट कर सकें, उनको बता सकें. दे डोंट हैव स्क्रिप्ट, दे माइट बी नॉट हैविंग वर्ड्स कि किस स्क्रिप्ट से, किस बातचीत से उसको समझाएं. कई क्वेश्चन कोई छोटा बच्चा पूछता है तो पेरेंट उसका आंसर जानते हुए भी एक मिसलीडिंग आंसर देते हैं, क्योंकि वो उसको उस तरह की बातचीत करना चाहते ही नहीं उसके साथ में. मे बी वो एक कोई सेक्सुअल टॉक हो सकती है, मे बी कोई वो ऐसी टॉक हो सकती है जो उसके एज के लिए इनअप्रोप्रिएट हो. कई कंटेंट ऐसे होते हैं जो 13 प्लस के हैं, कोई 18 प्लस का है, तो बच्चा उसमें एक्सपोज होता ही है. ओवर द टाइम अपन देखते हैं जो जिस एज में उसको नहीं देखना चाहिए, वहाँ क्वेश्चन खड़े होते हैं, पेरेंट इसको एड्रेस ही नहीं करना जानते. नहीं, देखिए, पेरेंट्स हेजिटेट कर जाते हैं, राइट. और उनका एक तरह से या तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, स्कूल में बच्चे के साथ क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, राइट. या वो उनका एजुकेशन लेवल, या उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं होती अपने ज़माने में. वो अपने ज़माने की चीज़ें सोचते हैं, ज़माना सेम है, द थिंग्स आर सेम, हम जैसे स्कूल में बहुत सेफ थे, हमारे बच्चे भी सेफ हैं. तो ओवर द टाइम दे शुड अंडरस्टैंड कि अब चीज़ें बदल रही हैं, और दिस इज़ अपने को चीज़ों से, अखबार से, क्योंकि सोशल मीडिया से या हेल्प ग्रुप से पूछते रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए. बच्चे से हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हर वक्त एकेडमिक्स पे जोर ना डालकर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए. यू आर नॉट ओनली, बच्चे या सिर्फ एक मशीन नहीं है जो 90% नंबर लाने के लिए है, या आपको अपीज करने के लिए है, या आपको सोसाइटी में आपका नाम बढ़ाने के लिए कि भाई 90% का बच्चा है, 95% का बच्चा है. तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि माई चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड, मे बी डिफरेंट, academically he should be good, but before that he should be physically fit. स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, एंड ही शुड बी इनिशिएटर होना चाहिए. ये 5-7 चीज़ें हैं जो वो देखते रहें ओवर द डे और ओवर द ईयर्स, तो उन्हें समझ में आएगा बच्चा ठीक चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मेंटल ब्लॉकेज नहीं है, कोई मेंटल बुलिंग नहीं है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जहाँ इमोशनल सपोर्ट चाहिए या इमोशनल ब्रेकडाउन है, डिप्रेशन में चला गया किसी कारण भी, नंबर की वजह से, बुलिंग की वजह से, छेड़खानी की वजह से, और किसी तरह उसका बैड टच, गुड टच, मोलेस्टेशन हो रहा है, किसी भी तरह से अगर वो है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगा. तो आपको एक क्लोज वॉच, क्लोज कम्युनिकेशन, और अपने को अवेयर रखना पड़ेगा. बच्चे को पहले बताना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है. धीरे धीरे ओवर द टाइम उसको सब चीज़ का ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई आपको ध्यान रखना है. और स्कूल, होम इज़ द सेफेस्ट, लेकिन आजकल होम भी सेफ नहीं है. और होम में भी उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स, दे हैव टू टेक एक्स्ट्रॉर्डनरी वो, कि कहीं आप ये मान के ना चलिए कि होम इज़ सेफ. डोंट टेक इट एज ए 100%, क्योंकि द स्टैटिस्टिक सेज दैट द फिजिकली अब्यूज जो होता है वो 70% ऑफ द पीपल क्लोज टू द बच्चे के साथ होते हैं. वो जानते हैं उस बच्चे को, जान पहचान में होता है. 70% ऑफ द अब्यूज जो फिजिकल बच्चों के साथ होता है वो घर में होता है, घर के अराउंड होता है, और जान पहचान में होता है. तो मदर को तो एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी, वॉच भी रखनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन भी रखनी पड़ेगी, और उसे बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा. जैसे उन्होंने कभी का ख गा पढ़ना सिखाया है, तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ एंट्रेंस, और ये चेंज इन द बॉडी, और गुड टच, बैड टच, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लालच देकर कराई जाती हैं. तो वो लालच, प्रलोभन क्यों दिया जाता है, ग्रीड क्यों दी जाती है, तो बच्चों को बताया जाना चाहिए कि भाई आपको कोई भी लालच देता है तो उसका एक बैड इंटेंशन है. उस बैड इंटेंशन को आप समझें,
उस लालच में मत आए। और सब चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसका लालच दिया जा रहा है तो और बच्चा उसके प्रति आकर्षित है और वो उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार है, तो ये एक सिचुएशन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को होनी चाहिए। आइदर आप उसको वो लालच को बंद करें या तो आप चीज़ें प्रोवाइड करें या आप समझाएं कि दीज आर स्मॉल थिंग्स इन द लाइफ, आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास भी फ़ोन आ जाएगा, टैब आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी, तो वेट फॉर योर। तो ये अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से प्रलोभन से भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशन पे लोगों का मैंने कई लोगों से बात करी, कई पेरेंट्स से बात करी, कुछ ऐसे पेरेंट्स से भी बात करी जो ऐसे केसेस के विक्टिम रहे हैं, विक्टिम बच्चों के पेरेंट्स रहे। वो ये कहते हैं, एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम तो बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो सब कुछ फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट है हम लर्निंग के पार्ट पर। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, प्राइमरली तो ड्यूटी पेरेंट्स की रहेगी जी, है ना, क्योंकि स्कूल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड बट स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एजुकेशन। एजुकेशन में एक ये इम्पोर्टेंट एजुकेशन का कोर्स एंड करिकुलम होना चाहिए जैसे सेफ्टी में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सेफ्टी। ये जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, कोर्स एंड करिकुलम में पढ़ाएंगे नहीं, अवेयर नहीं कराएंगे बच्चे को, तो बच्चा स्कूल के वक्त हो सकता है कि ब्लैंक को उसे पता ही ना हो कि स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उसे ये ना पता हो कि घर में भी मेरे साथ हो सकता है। और स्टैटिस्टिक्स तो यही कहते हैं कि घर में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है देन दी स्कूल। घरेलू एक्सप्लॉयटेशन को अपन स्कूल पे तो नहीं डाल सकते कि भाई, और ये अल्टीमेटली फैमिली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। फैमिली सर लर्निंग पार्ट को इंस्टीट्यूशन पे रिलाई करके चलती है कि सब कुछ सीखेगा तो वहीं से सीखेगा। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे रहता है, 24 घंटे है आपका है। स्कूल हैज टू टेक केयर ऑफ से 500 बच्चों का, आपको केयर करनी है सिर्फ एक बच्चे की। इफ़ यू कैन नॉट बी क्लोज टू वन चाइल्ड, उसकी कम्युनिकेशन लेवल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो विड्रॉन हो गया है या स्कूल नहीं जाना चाहता या उसको कोई चीज़ डर लग रहा है, ये दीज आर द वो हैं जो आपकी नॉर्मल रूटीन में आपको समझ में आ जाने चाहिए। जैसे आपको समझ में आ जाता है बच्चे को भूख लग रही है, ये इरिटेटेड है, इसे भूख लग रही है और मुझे अब इसको खाना देना है, और अब इसको टीवी का टाइम आ गया, ये टीवी देखना चाहता है। बच्चा एक इंडिकेशंस देता है और इंडिकेशंस को समझना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है, इंडिकेशन से पहले भी कभी कभी इंसिडेंट हो जाते हैं और वो इंसिडेंट होने के बाद वो विड्रॉ हुआ, कम्युनिकेशन लेवल कम हुआ, हो सकता है पेरेंट्स को समझ में आ जाए, वो कॉलेज स्कूल अथॉरिटीज़ के पास जाएं कि जी मेरा बच्चा तो अब परेशान है, स्कूल नहीं आना चाहता। तो जब तक तो दुर्घटना तो घट ही गई, कहीं ना कहीं अंडरलाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही, जो बच्चा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। या तो उसको बच्चे को एक राइट सॉल्यूशन दिया जाए और जो भी प्रेशर है वो हटाया जाए, या बच्चे को समझाया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उससे पता करा जाए एग्जैक्टली व्हाट हैपन, और उसको सही उसी मेजर्स से उसको ठीक करा जाए हैं। और अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं, लॉ एजेंसीज को वो करना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं एक बच्चे को बचाने के लिए ही शुड गो टू एनी एक्सटेंट। रिलीफ मेजर्स तो देने ही देने हैं। हाउ यू कैन गिव इट विद द कंसल्टेशन ऑफ फैमिली, कि माँ बाप से बात करके व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, कितना हम उसको रिलीफ मेजर्स देने हैं। पुलिस तक जाना है तो पुलिस तक जाएं, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करें, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो रिपीटेडली अगर उसके साथ इंसिडेंट होते रहे या मिसबिहेवियर होता रहा या प्रॉब्लम्स आती रही, तो वो एक लंबा मोटा स्कार देकर जाएगी। मेंटलिटी, इमोशनली अनस्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है।
तो दैट विल बी ए रियल लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक एपिसोड या इंसिडेंट की तरह क्लोज हो जाना चाहिए। राइट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्री एक्सीडेंटल और एक पोस्ट एक्सीडेंटल। पोस्ट एक्सीडेंटल के लिए तो बहुत सारी वो हैं, उसको प्री एक्सीडेंटल में आप कैसे करेंगे, उसको बचाएं कैसे बचाएं? वो तो सिर्फ अवेयरनेस, टीचिंग, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, पेरेंट्स को स्कूल देखना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से ऊपर से ईंट गिर सकती है, ठोकर खा सकता है, और फिर ये डार्क एरिया है, इस अंधेरे में मत जाओ, यहाँ बड़े बच्चे बैठते हैं, तो जब तक वो एज ना आए तो डोंट गो टू दैट एरिया। और यही चीज़ें टीचर्स बताते रहें और अथॉरिटीज़ बताती रहें तो रीइंफोर्स होता रहेगा, बच्चे को समझ में आता रहेगा, और बाय द एज उसे समझ में आ जाएगा। फिर से फ्रेंड्स सिखा देंगे कि ये खराब है, ये ठीक है, यहाँ मत जा, इनसे बात मत कर। तो लर्निंग तो उसकी कंटिन्यूअस होती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। मेरी कई सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात होती है इस बारे में, तो वो एक बात कहते हैं कि सेफ्टी जो भी इसका एक ऑरा है, उसका एक समग्र सुरक्षा को यदि बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है, तो हमें इसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। अब यहाँ जैसे आर्या की बात करें तो आपका कैंपस पूरी तरह से हर तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। तो ये एक छोटे इंस्टीट्यूशंस को, जो एक रूरल एरिया में मान लीजिए कोई स्कूल है, उसको अपनी सेफ्टी में कुछ बेटरमेंट करना हो, तो क्या बहुत बड़ा बजट खर्चा होता है क्या इसमें? नहीं, देखिए, इट इज़ द माइंडसेट ऑफ द अथॉरिटीज। खर्चा तो हर चीज़ का है। अब वो क्या है कि मेरा तो स्टेशनरी में भी खर्चा है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो चौक का भी खर्चा है, और क्लासरूम में लाइट चार्ज लगाऊंगा तो वो भी खर्चा है, स्कूल को अंधेरे में रखूंगा तो मेरा खर्चा बच जाएगा। तो खर्चा तो हर जगह है। तो ये माइंडसेट है उसका, अथॉरिटीज़ का। और पेरेंट्स को ये माइंडसेट पहले ही समझ लेना चाहिए, या तो उन्हें दबाव बनाना चाहिए, पेरेंट्स एसोसिएशंस होनी चाहिए, और पेरेंट्स एसोसिएशन अगर उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग है, सेफ्टी के प्रति नज़रिया कॉलेज और स्कूल अथॉरिटीज़ का ठीक नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, गार्ड्स नहीं है, गार्ड्स का वेरिफिकेशन नहीं है, और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे 9th 10th 11th 12th में बच्चा पहुंचता है, तो टीचर्स एंड कॉलेज एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियर कि ये नटोरियस बच्चे हैं, ये कुछ कर सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इंगेज करके रखें, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डालें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ थिंग्स करें कि भाई आप ऐसा करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट करोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं उनको। तो कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत बच्चे को डर लगता है। आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से, बातों से, वर्कशॉप से, बार बार काउंसलिंग से, टीचर मीटिंग, पेरेंट टीचर्स मीटिंग से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है। और अगर आप मतलब रियली कमिटेड टूवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो आपका एक मॉरल कर्तव्य है, ड्यूटी है कि जो बच्चा आपके परमाइसेस में आता है तो आपको उसका बचाव भी करना है, और कोई घटना हो जाए तो उसकी कॉस्ट जो कि मटेरियल कॉस्ट है, जैसे सीसीटीवी है, या उसकी कॉस्ट, रेपुटेशन की कॉस्ट इररिप्लेसेबल है। तो उन्हें ये समझना चाहिए और ये बात मान के चलना चाहिए कि लेटर और सूनर कुछ भी हो सकता है। आप डिनाई करें कि मेरे स्कूल में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, मैं तो 2 गार्ड रखूंगा उससे ही हो जाएगा। आपकी सोच में होना चाहिए कि मेरे को एक सेफ्टी नेट और सेफ्टी देनी है, ये मेरी प्राइम ड्यूटी है, उसका खर्चा मेरे को बियर करना है। मेरे को इतनी सावधानी बरतनी है जिससे दुर्घटना हो ही ना, क्योंकि अगर दुर्घटना हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट्स के लिए बहुत हैं,
बच्चे के लिए तो है ही है, पूरे एजुकेशन और सेक्टर पे है, एजुकेशन इफेक्ट आता है सेक्टर उसका। पे ठीक हैं है, और ठीक। उस स्कूल और इंस्टीट्यूशन पे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो इरिप्लेसेबल है। बाकी बाकी चीजें तो रिप्लेसेबल है, मॉनेटरी है, आगे पीछे ठीक हो जाएगा। तो ये माइंडसेट आप लोगों को, जैसे आप लोग जगह जगह जाते जी, हैं, राइट। ये इनको माइंडसेट बताएं। और आजकल सीसीटीवी बहुत अच्छा हो गया है, ऑनलाइन सीसीटीवी भी आ गए हैं, राइट। तो पेरेंट्स को भी दिया जा सकता है एसएस की, वो देखते रहें, स्कूल की देखते रहें। और बहुत सारे जैसे आई कार्ड्स आ गए हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी है, बच्चे को पता रहता है कि वो स्कूल में के प्रमाइसिस में है या बियॉन्ड कॉलेज के प्रमाइसिस में है। फिर एसोसिएशन एक होनी चाहिए जो बीच बीच में आकर ड्राइवर्स को, गार्ड्स को और स्टाफ, अदर स्टाफ, इवन टीचर्स को भी थोड़ा सा एसेस होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री का, उनका वेरिफिकेशन का, और पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे हम लोग तो विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन या विदाउट रेफरेंस रखते ही नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाए जा सकते हैं जिसमें खर्चा नहीं है, माइंडसेट है कि मेरे को सुरक्षा देनी है, और सुरक्षा मैं इन कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स दे सकता हूँ, बच्चों को अवेयर करके दे सकता हूँ, बच्चों को समझाकर, बार बार नॉकिंग करके कि भाई ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं, इनसे बच के रहना। कोई बच्चा अगर आपको तंग करता है तो सबसे पहले अपने क्लास टीचर को अप्रोच करें, फिर हमें अप्रोच करें, लेकिन अप्रोच जरूर करें, उसको विश्वास दिलाएं कि अगर आपके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी बुलिंग हो रही है या खराब हो रहा है तो वी आर विद यू। तो उससे उसका हौसला अफजाई होती है। जनरली बड़ा इंसिडेंट एकदम से नहीं होता, पहले उससे पहले, जैसे बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले स्मॉल अर्थक्वेक आता है तो इंडिकेशन मिल जाती है। तो अगर रिएक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो उस रिएक्शन पे ही सब चीज़ें ठीक कर सकता है। अगर वो अनरिएक्टिव है, बच्चे की बात सुन नहीं रहा, बच्चे की बात को वो महत्व नहीं दे रहा, तो बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल काउंसलिंग का यूजुअली अरेंजमेंट होता नहीं है। इन दिनों ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं कमी है। जरूरी नहीं कि फुल टाइम कोई काउंसलर या कोई कंसल्टेंट एंगेज करें, लेकिन यदि किसी स्कूली एजुकेशन की यदि मैं बात करूं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो पेरेंट्स को, चाहे वो फाउल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो, कई बार कुछ ऐसी फाउल लैंग्वेज होती है जो बच्चा नहीं समझ पाता, पेरेंट्स को लगता नहीं है कि ये क्यों सुन लिया, क्यों बोल रहा है इस तरह की बातचीत, या ऐसी कोई बातचीत जो पेरेंट्स को लगता है कि वो ढंग से नहीं एड्रेस कर सकते, अब किसी डॉक्टर के पास चले। तो मेडिकल लाइन में चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, वो कौन सा विंग है जहाँ पे पेरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए, इस सिचुएशन को किस तरह से रखें अपन? देखिए, ओवर द टाइम बच्चा तो धीरे धीरे सब सीखेगा ही। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी मीन्स टू लर्न द गुड थिंग्स आल्सो, बैड थिंग्स आल्सो, एंड लर्निंग गोज बोथ वेज। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा फिल्टर है कि गुड थिंग्स तो आप बच्चा लर्न करेगा और बैड थिंग्स बच्चा लर्न नहीं करेगा। इट इज दी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या रेशियो हो सकता है, या पर्सनैलिटी हो सकती है, या फैमिली के संस्कार हो सकते हैं, स्कूल के अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो डिले कर सकते हैं या रेशियो को कम कर सकते हैं। बट बोथ काइंड ऑफ द लर्निंग विल गो ऑन। अब बच्चा सीख रहा है लेकिन मीनिंग नहीं पता, बच्चा सुनकर आ गया, उसे उस एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता, बिकॉज बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। नई चीज़ सीखी, वो भी बैड साइड की नई चीज़ सीखी तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तो वो उसको अडॉप्ट करेगा। सबसे पहले तो वो अपने फ्रेंड से ही पूछेगा, फिर हो सकता है वो एक्सप्लोर करे। आजकल डिजिटली फ़ोन आ गए हैं, टैब है, टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, तो उसको अप्रोच करेगा, इंटरनेट पे करेगा, गूगल करेगा। समझ में आ गया तो वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर उसको और एक्सप्लोर करेगा। लेकिन ही विल टेक सर्टेन टाइम, वो एक टाइम ड्यूरेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चा खासकर एक्सट्रीम चीज़ों को लर्न कर रहा है, और एक्सट्रीम हर का स्पेक्ट्रम होता है, हर चीज़ का, तो जो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम को वो सर्च कर रहा है,
या पूछ रहा है या डिस्कस कर रहा है या टीचर्स ने बताया कि भाई आपका बेटा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी और एक आपको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन तो हमेशा ही रखनी है ग्रोइंग बच्चे पे, और उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है, और जहाँ गलत है आपको उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा और फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जैसे हमारी जो कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो दादा दादी समझा सकते हैं, या फिर टीचर का सहारा लिया जा सकता है कि मैडम ये ऐसी ऐसी चीज़ें सर्च करता है, कैसे रोकें, या काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है। गांव में और कस्बे में थोड़ी सी इश्यूज हैं, लेकिन कस्बे और गांव में जो एमबीबीएस और डॉक्टर्स हैं अपने आप में एक तरह के काउंसलर बन जाते हैं। उनको इतनी आई एम तो एमडी इन साइकेट्री, तो आई नो वेरी वेल अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ द वॉइस, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर्स दे कैन बिकम ए काउंसलर। काउंसलर कैन एनीबडी हु कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट और बच्चे को क्या करना है, और वो अवेयरनेस कि बेटा अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, विद द टाइम यू विल लर्न एवरीथिंग, अभी ये बात सीखो, और उसके साथ काउंसलिंग करें, ओपन डिस्कशन करें और एक लेवल का डिस्कशन करें जिसमें उसको उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करें, उसकी एज के साथ उसकी लर्निंग को डिफाइन करें, और कि भाई आप 10th तक 12th तक तो यहाँ सब ठीक है, ये है, 12th के बाद आपके पास ये इश्यूज आएंगे, जैसे कि गर्ल्स के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो उसको भी मदर एड्रेस करती हैं, तो वो भी तो सिखाती हैं कि भाई इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, बाय 2-3 years एवरीथिंग विल सेटल डाउन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इसी तरह बच्चा लड़का भी ग्रो करता है, तो डिस्कशंस बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर बहुत सारी चीज़ें पब्लिकेशंस में आती हैं, अखबार में आती हैं, मैगजीन्स में आती हैं, गवर्नमेंट बहुत ऐड देती है फैमिली और उसमें डूज एंड डोंट्स छपते रहने चाहिए, जैसे कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं, कोविड-19 के बारे में बताते हैं। ऐसे आपको एक सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें अगर आप ऐड छापते हैं और उसमें आप बताते हैं व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज, तो ये सेक्सुअल अब्यूज है, ये सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, हाउ टू डील विद द सेक्सुअल अब्यूज, तो गवर्नमेंट ऐड देके अखबार में देके अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है, बजट की कमी नहीं है। तो इट इज़ द अगेन द विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट। समाज छोटी छोटी वर्कशॉप कर सकता है, छोटे छोटे समारोह कर सकता है जिसमें बच्चों को बुलाकर अपने रिलीजन से जोड़ना और रिलीजन की अच्छाइयाँ बताना और व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट बताना, किसी भी तरीके से जोड़कर बच्चे को सही बात बताना का एक मीडियम तो निकालना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। बच्चा इज़ नॉट, इट इज़ अ यंग माइंड, और उसमें जिस तरह के बीज जाएंगे उसी तरह की पैदावार आएगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें कैसे इसे मैनेज करना है। अक्सर आपकी आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, स्टूडेंट्स को ये आभास भी नहीं होता कि वो यदि स्मोक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, या ऐसी कोई ड्राइविंग कर रहे हैं जो सरकारी किसी कैमरे में आई और उनके घर पे चालान डिलीवर हुआ, एक रिकॉर्ड तो खड़ा हुआ कि ये ड्राइवर था, पंच हुआ, लाइसेंस पंच हुआ, या ड्रग पेडलिंग करी, या ऐसे कोई मुकदमे हुए जिसकी ग्रेविटी उतनी नहीं है, जिसको अपन एक जमानती अपराध कह लो या ऐसे कह लो, जो लेसर ग्रेविटी के क्राइम्स हैं, ये जुड़ते रहते हैं। लोगों को लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ खास बात नहीं है, ये तो देखी जाएगी आगे। लेकिन अल्टीमेटली वन फाइन डे जब उनको ऐसा रियलाइज होता है कि ये मेरे से पहली बचपन की गलती थी या मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर बाद में पछताते हैं। इन चीज़ों की अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मानते हैं अपन, क्योंकि ना कहीं क्यूरिकुलम में ऐसी चीज़ें हैं, व्यवहार में ठीक है कुछ आपसी बातचीत से ज़रूर सीखते होंगे। तो इंस्टीट्यूशंस को एक ब्रैकेट मुझे लगता है बनाना चाहिए जिसमें ये व्यवहारिक चीज़ें और उसकी सेफ्टी, क्योंकि
यदि हमारे प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो उसका एक बजवर्ड या बेंचमार्क स्टेटमेंट यही है कि सुरक्षित रहेगा तभी सफल बनेगा। सेफ्टी फर्स्ट। अनसेफ व्यक्ति की सक्सेस कॉम्प्रोमाइज होती ही है किसी भी सूरत में। लास्ट में आर्या की बात करूं तो चूंकि आपको 20,000 बच्चों को पढ़ाने का और एक लंबे समय तक उनके साथ रहने का अनुभव रहा है, अदर इंस्टीट्यूशंस जो हमारी इस बातचीत को सुने और कहीं ना कहीं एक रैंकिंग फ्रेमवर्क में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल एरिया में हो सकते हैं, माइट भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या रिसोर्सेज में हमसे थोड़े से कमज़ोर हों, क्योंकि ये एरिया केस टू केस वेरी होती है चीज़ें। उनके लिए हम क्या मैसेज दें कि सेफ्टी को किस तरह से बेटर करें, कैसे मेंटेन करें, ये जनरल स्कूल के लिए भी हो सकती है बातचीत। देखिए, पहली बात तो हियरार्की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगी सेफ्टी इज पैरामाउंट। अगर बच्चा सेफ है तो सफल है, और सेफ्टी ही मैटर करती है लाइफ में, और सेफ्टी इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। आप बहुत जगह 100 कैमरे लगा लीजिए, बेस्ट सेफ्टी मेजर्स ले लीजिए, लेकिन दुर्घटना में बहुत सारे हमने पब्लिक स्कूल्स कॉलेजेस ऐसे देखे हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द नेम है, लेकिन कुछ भी हो जाता है। तो इसमें संसाधन भी मैटर नहीं करते, ये आपकी सोच है जो कि आपकी परमाइसिस पे मैटर करती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सोच देते हैं और उनके प्रति क्या सोच रखते हैं। अगर आपके कान में कोई बात पड़ती है और आप उस पर रिएक्ट नहीं करते तो ये आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा। ये जो देश का CID होता है या रॉ होता है, ये सब चीज़ें इस बात का रखता है कि क्या होने वाला है, क्या नज़र रखता है, इनपुट्स लेता है और जानकारियाँ इकट्ठी करता है, और जब जाकर वो प्रिडिक्ट कर पाता है कि कुछ हादसा होने वाला है या कुछ होने वाला है। इसी तरह आपको अपने इंस्टीट्यूशन को इस तरह से देखना पड़ेगा कि जानकारियाँ इकट्ठी रखनी पड़ेंगी, अपने ग्रे एरियाज़ कहाँ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आपको संसाधन को मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आप विश्वास रखिए, आपकी सोच मैटर करती है, आपकी इंगेजमेंट टूवर्ड्स द पेरेंट्स, टूवर्ड्स द टीचर, टूवर्ड्स द स्टूडेंट मैटर करती है। आप कितना टीचर को सेंसिटाइज करके रखते हैं कि आप बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चों का मेंटली भी ध्यान रखेंगे, इमोशनली भी ध्यान रखेंगे। आप उनको साल में 10-20 बार बड़े आराम से बता सकते हैं कि वी आर नॉट हेयर फॉर एकेडमिक पर्पस ओनली, वी आर हेयर टू टेक देयर केयर ऑफ देयर इमोशंस आल्सो, वी आर हेयर टू टेक द केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ आल्सो। और वो एक बच्चा डिप्रेस चल रहा है और टीचर को पता है वो बैक बेंच पे बैठ रहा है, ना होमवर्क कर रहा है ना क्लास वर्क कर रहा है, और वो टीचर उसको एड्रेस नहीं कर रहा है या रिपोर्ट नहीं कर रहा है या फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहा है या उसको पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, कहीं पे भी उसने नहीं बताया, तो इट इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। तो ये सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स टीचर भी आप ही को देनी है और पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी पड़ेगी। बहुत बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स नो लॉट ऑफ थिंग्स, वो हाइड करते हैं, स्पेशली मदर्स फादर से हाइड करती हैं कि बच्चे, और मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हों, बट बेटा पैसे मांगता है तो एक्स्ट्रा पैसे दे देती हैं, बेटी कम है लेकिन वो मदर बेटे को पैम्पर करती हैं और फादर को पता नहीं होता, कोई कंप्लेंट आती है तो छुपाते हैं। तो ये सब चीज़ें, दिस आर दी साइन विच आर गोइंग टू मेक दी इन लॉन्ग रन, जैसे बच्चे के पाँव पालने में तो दीज आर द फर्स्ट ईयर में पेरेंट्स के साथ अगर माँ को पता चले कि बेटा मेरे से ज़्यादा पैसे ले रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, ही इज़ इनटू अदर थिंग, और वो रिपोर्ट नहीं करे, ना टीचर्स को रिपोर्ट करे, तो टू वे कम्युनिकेशन है। एक तो कॉलेज अथॉरिटीज़ का कम्युनिकेशन टूवर्ड्स पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स का कम्युनिकेशन टूवर्ड्स टीचर्स है।
आजकल एजुकेशन में इतनी ट्रांसपेरेंसी है और इतना इंफॉर्मेशन फ्लो है कि पेरेंट्स के पास कोई ना कोई टीचर का टेलीफोन नंबर ज़रूर होता है, और कॉलेज अथॉरिटीज़ भी श्योर करती हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस को कॉल कर सकते हैं। तो आप उठा के कॉल करिए, प्रॉब्लम बताइए, ट्रांसपेरेंसी से वो करें, हिचकिचाएं ना। और क्योंकि अगर हमने शुरू में ही बच्चे को सही रास्ता दिखा दिया या गलत रास्ते पे जा रहा है और उसका हमने चेंज ऑफ माइंड कर दिया या उसके रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो उसको मैनेज करा जा सकता है। लेकिन अगर वो बहुत दूर निकल गया और 4th ईयर में पता चल रहा है एंड 3 साल तक उसकी माँ को पता था या पेरेंट्स को पता था या टीचर को पता था, तो इट इज़ ए कलेक्टिव फेलियर ऑफ द system, and everybody is supposed to take the responsibility during this problem। और लेकिन जनरली प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बहुत सारी जगह पता चलती है, लेकिन उसके इंडिकेशन होते हैं। कहीं ना कहीं उस इंडिकेशन को हमें हर वक्त वी शुड बी ट्यून टू दैट इंडिकेशन। यही एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइम ड्यूटी है, और टीचर्स की भी प्राइम ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी प्राइम ड्यूटी है कि बच्चों जब तक सफल नहीं हो जाता उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। अक्सर मैं एक बात दोहराता हूँ, आज भी वो दोहराऊंगा कि सुरक्षा एक बाई डायरेक्शनल बिहेवियर है, बाई डायरेक्शनल अरेंजमेंट है। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जितनी व्यवस्था कर ले, चाहे जितने इक्विपमेंट लगा ले, फोर्स लगा दे, मैन टू मैन मार्किंग हमारे जिस देश में पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे पर एक सेफ सुरक्षा गार्ड लगा दिया जाए। दूसरा, उसके पास में मोबाइल होता है, आजकल अक्सर स्कूली बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो वहाँ चाहे आपके पास में सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हो, बॉडी गार्ड भी बैठा हो, लेकिन वो भी यदि हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट है तो सेफ्टी ब्रीच होने के चांसेस बन सकते हैं। इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी खबरें और केसेस समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ केस हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, हमारे फैमिली में हो सकते हैं। फिर भी हो सकता है केस को नज़दीक से देखने से फैमिली अपने बच्चों को या फैमिली के जो जिन्होंने विटनेस किया है बहुत करीब से, उन पे कुछ गहरा असर हो, लेकिन बात आई गई हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से। वो इसका एक दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ अखबार इस तरह की खबरों से भरे रहते हैं जिसमें मोलेस्टेशन हुआ, अब्यूज़ हुआ, रेप हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कोई मेन होल के ढक्कन में गिर गया, किसी के OTP से कोई फंड ट्रांसफ़र हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। उसके जैसा सर ने बताया बहुत सारे कारण होते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता, एक धीरे धीरे एक ऐसा बेस खड़ा होता है जिससे इस तरह की घटनाएं जन्म लेती हैं। अग्रवाल साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी, इससे कुछ ओपिनियन जरूर बिल्ड होगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, एंड आई एम बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक डॉक्टर, दिस इज माय पैशन। थैंक यू।